गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो बजट का कल बजट जो है वहाँ घोषित हो चुका है निर्मला जी सीतारमण के द्वारा। तो आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ इससे हमारे इस आज के बजट सेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो आइए हम अपना जो बजट का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस अच्छे से मोटिवेशन लाइन से, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। तो बिल्कुल सही बात बोली है APJ अब्दुल कलाम ने कि जितनी जल्दी आप अपनी आदतें जो होंगी वो उनको अच्छे से अच्छा बनाएंगे, अच्छे से अच्छे सुधार लेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वहाँ भी क्या होगा, जल्दी से जल्दी चेंज होगा। आइए स्टार्ट करते हैं बजट 2022। ठीक है, पहले देखो बजट जो है वहाँ आपकी लेदर की ब्रीफ केस में ऐसे प्रस्तुत किया जाता था, और अब जो है निर्मला सीतारमण जी वहाँ क्या करती है, इस परंपरा को चेंज किया है इन्होंने, और अब जो है वहाँ लेदर की ब्रीफ केस में बजट नहीं प्रस्तुत करके अब यहाँ लाल कपड़े में बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले बजट का जो इतिहास है वहाँ जान लेंगे। देखो बजट क्या होता है कि बजट होता है आय और व्यय। आने वाला जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी इनकम्स कितनी होंगी और उसमें हमारा एक्सपेंडिचर जो है वहाँ कितना होगा, तो इन सब का जो ब्यौरा होता है वहाँ बजट होता है। ठीक है, देश को चलाना है तो बजट बनाना तो जरूरी है। जैसे कि एक फैमिली है तो अगर कोई परिवार की बात की जाए तो उसको भी चलाने के लिए आज मम्मी क्या करती है, मैनेजमेंट करती है, बजट बना के रखती है कि आज इतना है पैसा आएगा और हमें इतना एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी देश में भी यही हाल है, आय इतनी होगी, व्यय कहाँ से होगी, ये सारा बजट पहले से ही अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का जो है वहाँ बजट तैयार किया जाता है। तो यहाँ है 2022 का, जो कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा, आने वाला अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का है यह बजट। तो अब हम इसके थोड़े इतिहास की भी बात कर लेते हैं। देखो बजट शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति देख लेते हैं। तो बजट की उत्पत्ति जो है वहाँ बूजे शब्द से हुई है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। जिसका मतलब होता है चमड़ी का थैला। ठीक है, अब ये जो बजट है सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये जो बजट है सबसे पहले पेश किसने किया था, तो जो बजट पेश है सबसे पहले अगर बात की जाए तो 18 फैब 1860 ये दिन था। लॉर्ड कैनिंग था इस टाइम, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे, और इस टाइम जेम्स विल्सन जो है इन्होंने बजट पेश किया है। तो जेम्स विल्सन जो है उनको श्रेय जाता है इंडियन बजटरी, ये इंडियन बजटरी सिस्टम के फादर कहे जाते हैं जेम्स विल्सन, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया है, बजट पेश किया है। फिर उसके बाद में आता है ये 26 स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट पेश है वो किसने किया, तो वहां RK षणमुखम शेट्टी। और अगर बात की जाती है गणतंत्र भारत, तो वहां जॉन मथाई के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये तो थी कुछ सिंपल्स बातें जिनको भी जानना जरूरी है, कुछ इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब थोड़ा और देख लेते हैं रेल बजट और आम बजट का। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स लोग, जो भी बाहरी जो विदेशी लोग हुआ करते थे, वो हमारे भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। तो उस टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन था तो वहाँ रेलवे ही एकदम सही बेटर समझा जाता था। ठीक है, समुद्री मार्ग से आओ, रेलवे से आओ, तो उस टाइम जो रेलवे था उस टाइम क्या होता था कि इतना वहाँ डेवलप नहीं था। तो उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए और अच्छे से, ताकि व्यापार हो, ब्रिटिशर्स लोग अच्छे से व्यापार कर सके, तो उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि एक एक्वर्थ समिति जो है, सर विलियम एक्वर्थ समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन 1921 में हुआ, और इस समिति की सिफारिश पर रेल बजट व आम बजट जो थे उनको अलग अलग पेश किया जाने लगा।
तो ये ऐसा कब हुआ? तो 1924-25 में जो सर विलियम एक्वर्थ समिति जो है इसकी सिफारिश पर 1924 और 25 से क्या किया जाने लगा, रेल बजट और जो आम बजट है उसको अलग अलग पेश किया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो था वहाँ रेल जो था ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन था और उस टाइम यहाँ इतना डेवलप नहीं था, तो उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए इस समिति की सिफारिश पर, जिसको माना भी गया, और फिर 1924-25 में यहाँ क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। फिर आई जब रेल जो था, अब ये जो रेल है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मतलब अच्छे से डेवलप हो गया। ठीक है, तो जब ये एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, 2016-17 में उन्होंने लास्ट बार रेल बजट और आम बजट को क्या किया था, अलग अलग करके पेश किया था। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही 17-18 आया तो उस 17-18 से 2017-18 से क्या होने लगा, रेल बजट और जो आम बजट है वहाँ एक साथ मर्ज कर दिया गया, क्योंकि अब इतने अलग अलग करने की बात नहीं थी। ठीक है, उन दोनों को मर्ज करके एक साथ जो है वहाँ कब से स्टार्ट हो गए, तो 2017-18। अभी आरएस में यहाँ क्वेश्चन भी आया था कि जो रेल बजट और आम बजट है उसको कब मर्ज किया गया था, तो वहाँ 2017-18 में मर्ज किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं, तो अब बात हो गई थोड़ी रेल बजट आम बजट की भी बातें हो गई। क्या है भाई, हटो। अब हम देखते हैं कि जो बजट है वह सबसे अधिक बार पेश किसने किया है। ठीक है, देखो सबसे हम लाइन टू लाइन चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने बात कर ली कि जो बजट है वहाँ कौन से शब्द से आया है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, सबसे पहले किसने पेश किया था। तो सबसे पहले जो है वहाँ किसने पेश किया है, जेम्स विल्सन ने, जिनको हम इंडियन बजटरी सिस्टम का क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। सेकेंड जो है वहाँ गणतंत्र भारत का किसने पेश किया, स्वतंत्र भारत का किसने पेश किया। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा रेल बजट और आम बजट का, और फिर हम देखेंगे कि बजट सबसे जो है अधिक बार किस सरकार ने किसके द्वारा पेश किया गया, तो वहाँ है मोरारजी देसाई। इनके द्वारा जो बजट है वहाँ 10 बार पेश किया जा चुका है, और अब तक का इतिहास में सबसे अधिक बार जो है वहाँ इन्होंने ही पेश किया है। ठीक है, और वैसे जो पी चिदम्बरम है और पीयूष गोयल जो है उन्होंने क्या किया है, 9 बार जो बजट है वहाँ पेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 बार इन्होंने ज़्यादा किया है ना, तो इनका नाम लेता है। ठीक है, तो मोरारजी देसाई के बारे में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोरारजी देसाई ऐसे पर्सन है जिन्होंने फैब मतलब नेहरू जी की सिफारिश पर इन्होंने जो फैब का जो अंतिम कार्य दिवस होता है, चाहे वहाँ 28 ऑफ फैब हो या 29 ऑफ फैब हो, तो इसमें जो अंतिम कार्य दिवस होगा उसमें क्या किया जाएगा, बजट को पेश किया जाएगा। लेकिन ये जो एनडीए की जो सरकार है उसने यहाँ भी परंपरा को चेंज किया है, और अब जो है वहाँ अब बजट क्या होता है, अब जो बजट है वहाँ 1 ऑफ फैब, यानी कि जो फैब का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें जो फर्स्ट कार्य दिवस जो होता है, जिसमें मतलब जैसे कि अब 1 फैब को संडे है तो 2 फैब को क्या होगा, बजट प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन 1 फैब को अभी संडे था ही नहीं। ठीक है, तो अब ये है स्टार्ट, तो अब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि अब जो फैब है 1 फैब में ही क्या हो जाएगा, बजट को पेश कर दिया जाएगा। बाकी पहले क्या होता था, जो फैब का जो अंतिम कार्य दिवस होता था उसमें यहाँ बजट को पेश किया जाता था। ठीक है, मोरारजी देसाई हो गए। फिर उनके बाद में ये ही एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी जो बर्थडे आती है 29 फैब इनकी बर्थडे आती थी, तो उसमें 2 बार इन्होंने क्या किया है, बर्थडे में भी अपना बजट पेश किया है, तो ये एक वो भी है। फिर उसके बाद में हम ये और देख सकते हैं, महिला, ये महिला वाला तो बहुत ज़रूरी है याद करना। ठीक है, सर्वप्रथम महिला जिसने बजट पेश किया, मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सर्वप्रथम महिला जिसने बजट पेश किया तो वो आती है इंदिरा गांधी। लेकिन इन्होंने पीएम पद पर रहते हुए क्या किया था, बजट पेश किया था। लेकिन अगर आ जाए कि पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो पहली है, पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया तो उसमें निर्मला सीतारमण जी का नाम आ जाता है, और यहाँ निर्मला सीतारमण जी जो है वहाँ पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं पहले। ठीक है, और अगर आ जाता है कि भाई 3 बार मतलब पीएम पद पर रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया, तो उसमें नेहरू जी के परिवार का नाम आ जाएगा। वे पीएम जिन्होंने क्या किया है, पीएम पद पर रहते हुए बजट को प्रस्तुत किया, तो एक तो आ जाते हैं नेहरू जी, एक आ जाती है इंदिरा,
इंदिरा जी और एक आ जाते हैं हमारे राजीव गांधी जी। आगामी एक्सपेक्टेशन किससे? राहुल गांधी से। ठीक है, तो ये तो हो गई बजट की कुछ नॉर्मल सी बातें। अब हम आ जाते हैं कि जो हमारा जो बजट है उसमें क्या क्या बातें की गई है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बजट है, स्टार्ट करते हैं। कुल खर्च 39.45 लाख करोड़। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आगामी बजट है इसमें हमारा जो कुल खर्चा है वहाँ कितना एस्टिमेट किया है? 39.45 लाख करोड़ किया है। बजट 2022-23 में जीडीपी का जो लक्ष्य है वहाँ 8 से 8.5 रखा गया है। कब का? 2022-23 का। लेकिन अगर करंट ईयर की बात की जाए तो करंट ईयर में हमारा कितना जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है? तो वहाँ रखा गया है 9.2 का। ठीक है, 9.2% का लक्ष्य रखा गया है। और अगर अभी आगामी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो उसमें जो जीडीपी का लक्ष्य है वहाँ 8 से 8.8 के बीच में रखा गया है। बजट 2022 से 23 में घाटे का जो लक्ष्य है वहाँ 6.4% किसका? जीडीपी का रखा गया है। और अगर 25-26 की बात की जाए, आने वाले 2025-26 में यहाँ कितना घाटे का लक्ष्य रखा गया है? तो 4.5 का लक्ष्य रखा गया है। अब आप पूछेंगे राजकोषीय घाटा क्या होता है? ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जैसे कि आपने थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि आपकी जेब में है क्या है? 5 रुपये है। ठीक है, और आपको कुछ खाने की इच्छा है, 10 रुपये में जो चीज़ आती है उसको खाने की इच्छा है, तो आप क्या करोगे? आप उधार लाओगे। तो वो जो उधार आप लेके आए हो वही क्या है? आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब बजट है तो इसमें डेटास को तो याद रखना ही पड़ेगा। कुल खर्च जो है वहाँ 39.45 लाख करोड़ है। और बजट की जो जीडीपी जो लक्ष्य है वहाँ 8 से 8.5 रखा गया है। बजट 2022-23 में घाटे का जो लक्ष्य है वहाँ कितना रखा गया है? 6.4। और 25-26 में कितना है? तो 4.5% का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले जो भी बजट है, अब ये जो बजट है वहाँ किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? तो हमारा जो पिछला बजट गया, ठीक है, 21-22 का, वो कितने पिलर्स पर था? वो 6 पिलर्स पर था। तो अब का जो बजट है वहाँ उसमें कितनी प्राथमिकताएं रखी गई है? 4 प्राथमिकताएं। जैसे कि देखो हमारे, आप सभी जानते हैं कि अभी हमने जो आज़ादी के हैं वहाँ 75 वर्ष क्या कर लिए हैं? पूरे कर लिए हैं। तो आने वाला जो 2047 है इसमें हम क्या कर लेंगे? 100 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो 75 से लगाकर हम 100 तक जाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब 25 ईयर जो आने वाले, ये जो 25 ईयर हैं जिनको हमने अमृत काल बोला है, तो ये जो अमृत काल वाला जो ईयर है इसमें हम क्या करेंगे? ये जो 4 प्राथमिकताएं इन्होंने रखी है, मतलब इस पर हमें क्या करना है? वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जीज ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शंस, और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन 4 प्राथमिकताओं पर हमें क्या करना है? फोकस करना है। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा फाइनेंशियल बजट है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की बात कही है। ठीक है, उसमें से एक कोई हटा देगा या फिर इनमें से क्या नहीं है, ये ऐसे करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये 4 प्राथमिकताएं हैं, याद करनी भी ज़रूरी है। ठीक है, पहली तो क्या है? पीएम गति शक्ति है। दूसरी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास। और फिर है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़। क्या है? सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये चारों एकदम ध्यान से देख लेना, फिर आपके ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे, ऑप्शन रिलेट कर लेना और फिर मार्क कर देना। ठीक है, तो ये 4 प्राथमिकताएं हैं। आने वाला जो हमारा ये जो अमृत काल जिसे माना है उसमें ये हमें क्या करनी है? ये पूरी करनी है। अब ये जो है पीएम गति शक्ति, अब बात करते हैं हम पीएम गति शक्ति की। तो ये जो पीएम गति शक्ति है वहाँ कितने प्रकार के इंजन्स पर वर्क करती है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है waterways, roads, railways, ports, airports, mass transportation, रोड्स हो गया, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
ठीक है। तो ये क्या है, पीएम गति शक्ति स्कीम जो है वहाँ लेके आई गई है इन सब के लिए, जो रोड्स होते हैं, रेलवेज, आप सब देखते होंगे कि पहले इसमें क्या होता था, मतलब ये एक दूसरे से क्या हो जाते थे। अच्छा, जो पीएम गति शक्ति है वहाँ लेके आई गई है स्कीम जो है वहाँ इन सब के लिए है, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मास ट्रांसपोर्टेशन और एयरपोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये पीएम गति शक्ति, इनको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई है। फिर उसके बाद में आता है कि नेशनल हाईवेज नेटवर्क्स टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर्स इन 22-23। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक का क्या होगा, विस्तार किया जाएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए कितने रुपए जुटाए जाएंगे, तो वहां 20,000 करोड़ रुपए भी जुटाए जाएंगे। अब ये जो डेटा है वो तो याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, कितना विस्तार होगा आपसे, तो 25,000 किलोमीटर तक का और 20,000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया जाएगा, नेशनल हाईवेज नेटवर्क। फिर उसके बाद में है रेलवेज का। रेलवेज में लिखा गया है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स। अब देखो, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है पता है, कि जैसे कि आप यहाँ से राजस्थान से रवाना होते हैं, सपोज यूपी के लिए रवाना होता है, बीच में आगरा आता है। ठीक है, तो आगरा में क्या होता है, आगरा का जैसे स्टेशन आएगा ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेड़े होते हैं, आगरा के पेटे। ठीक है, तो वो जो आगरा के पेटे हैं वो लोकल बिजनेस, मतलब लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स, मतलब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो उस स्टेशन पर क्या होगा कि वहाँ जो फेमस जो स्थान है, उस प्लेस का फेमस जो प्रोडक्ट है, वहाँ क्या होगा, लोकल बिजनेस के माध्यम से वहाँ पर सेल किया जाएगा। तो जैसे जैसे सेल किया जाएगा तो वहाँ के लोग खरीदेंगे, जो स्टेशन में यात्री होते हैं वो खरीदेंगे, और इससे क्या होगा कि उनको जो लोकल बिजनेस करने वाले होते हैं उनको भी फायदा होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वहाँ अदर जहाँ पे वो जा रहे हैं यात्री वहाँ पर भी वो पहुँच जाएगा। तो ये होता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो वंदे भारत की कितनी ट्रेन्स लाई जाएगी, तो वहाँ 400 न्यू लाई जाएगी ट्रेन्स। ठीक है, वंदे भारत की कितनी ट्रेन्स लाई जाएगी, तो वो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि कितनी आगामी 3 सालों में कितनी ट्रेन स्टार्ट होगी वंदे भारत की, तो 400 नई ट्रेनें स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि वंदे भारत की पहली ट्रेन कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, किसके बीच में हुई थी, तो वहाँ हुई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में, और फिर हुई थी दिल्ली से कटरा के बीच में सेकंड। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो 100 पीएम गति शक्ति कार्गो भी क्या होंगे, जनरेट किए जाएंगे। ठीक है, डेवलप किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, तो ये हमारा रेलवे का कंप्लीट हो गया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, 400 नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर आता है पर्वतमाला में, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट चलाया गया था, और ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे, सागरमाला और एक वो रोड का जो जोड़ने वाला है पर्वतमाला। तो पर्वतमाला में क्या है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा, जिसमें 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पर्वतमाला जहाँ पर भी ये पहाड़ वगैरह होते हैं, तो उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर क्या किए जाएंगे, रोपवेज लगाए जाएंगे, जिससे कि पर्यटन जो है वहाँ का बढ़े। पर्यटन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। नेक्स्ट है हर घर नल से जल, यानी कि ₹60,000 crore allocated to cover 3.8 crore households in 2022-23 under हर घर नल से जल। तो हर घर नल से जल के तहत कितने करेंगे, 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। देखो ये डेटाज है, डेटाज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए, कितने घरों को कवर किया है सर, 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। तो रुपए कितने आवंटित किए गए हैं और कितने घर हैं, ये याद करना है। सभी के लिए आवास, अब ये जो पीएम आवास योजना चली थी, ठीक है, उसमें क्या है, पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। तो कितने घरों को पूरा करना है, तो 80 लाख घरों को पूरा करना है, और कितने करोड़ आवंटित किए जाएंगे, तो 48,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। तो क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे आपके कि पीएम आवास योजना के तहत जो निम्नलिखित में से सत्य कथन है उसको ढूंढिए। ठीक है, तो ये आपको याद करना है।
फिर आता है कि एजुकेशन के संबंध में उन्होंने क्या किया है, तो एजुकेशन के संबंध में हमारे बजट में आया है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल पीएम ई विद्या कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। आपको पता है जब हमारे कोविड का दौर चल रहा था पहले, तब यहाँ पर 12 चैनलों के माध्यम से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो अब बजट में ये बात बताई गई है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल जो है, इसमें जो फर्स्ट से लगाकर 12th क्लास को पूरा पढ़ाया जाता था, ठीक है, उन तक के जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो ये जो 12 चैनल जो हुआ करते थे, अब इनको कहाँ तक लेके जाना है, 200 तक उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। रुपए 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37, अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। शिक्षा में ये बात कही है, कृषि में ये बात कहा है कि रुपए 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ 2.37 लाख करोड़ का क्या किया जाएगा, सीधा भुगतान किया जाएगा उनको, ठीक है। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट है। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो किसानों की स्थिति को सुधार करने के लिए यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने किसान ड्रोन चलाया है। किसान ड्रोन ये नाम आ सकता है कि उन्होंने ये जो फसल मूल्यांकन, और क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए जो सरकार है उसने क्या किया है, तो वहाँ किसान ड्रोन को चलाया है, ठीक है। ये क्या करेगा, किसान ड्रोन के माध्यम से जो अब कृषक होगा उसकी फसल का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसकी भूमि का मूल्यांकन किया जा सकता है, इसमें इजी होगा। केन बेतवा परियोजना, तो इस केन बेतवा परियोजना में भी सरकार ने क्या किया है, 1400 करोड़ का परिव्यय मतलब एक्सपेंडिचर किया है। फिर आता है नेक्स्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये कहाँ का है, कि जो हमारे जो उत्तर पश्चिमी जिले होते हैं, ठीक है, जिसकी सीमा कहाँ से लग रही है, चीन से लग रही है। तो आपको थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो चीन है वहाँ धीरे धीरे वहाँ पर क्या कर रहा है, छोटे छोटे गांव जो है वहाँ अपने बना रहा है, जहाँ पर हमारी जो सीमा लगती है ना अरुणाचल प्रदेश की साइड से ऐसे, तो वहाँ पर वहाँ क्या कर रहा है, अपनी गांव जो है वहाँ धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया है। उत्तर पूर्वी जो जहाँ से उत्तर पूर्वी सीमा लगती है तो वहाँ पर पीएम डिवाइन परियोजना चलाई है। और कितने अलोकेशन किए हैं, तो उन्होंने 1500 करोड़ का अलोकेशन किया है जो उत्तर पूर्वी पीएम डिवाइन योजना है उसके लिए, जो कि कहाँ पर चल रही है, उत्तर पूर्वी की जहाँ पर सीमा लगती है वहाँ पर। और जो वाइब्रेंट विलेज है वो कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में, जहाँ पर चीन साइड वाला एरिया है। फिर आता है सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ। अब थोड़ा महिलाओं को भी लाभ दिया है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में अपग्रेड किया जाएगा। तो कितनी आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट है, 2 लाख आंगनवाड़ियों को। और यहाँ पर ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है कि पीएम डिवाइन जो परियोजना है वो कहाँ पर चल रही है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वहाँ बजट के अकॉर्डिंग कहाँ पर चलाया जा रहा है। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, तो अब डिफेंस में भी क्या है कि जैसे कि हमारे जो सारे डिफेंस के जो घरेलू जो उद्योग है वो ही डिफेंस का क्या करे, मतलब वो ही डिफेंस के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए। तो उसके लिए 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट एंड मार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना उसके लिए कितना कैपिटल प्रोक्योरमेंट रखा है, तो 68%, जो कि पहले कितना था, तो वो केवल पहले 58% था, ठीक है। तो 21-22 में 58% से बढ़ा करके उसको कितना लाया गया है, 68%, ताकि हमारे घरेलू जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या करे, हमारा जो डिफेंस है उसमें भी आत्मनिर्भरता आए, मतलब हमें बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करना पड़े उसको भी। फिर आता है वापस से इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित, ये अभी मैंने पढ़ाई ही है कि पीएम ई विद्या प्रोग्राम शुरू है, तो वहाँ कितने चैनल से बढ़ा करके 12 से लगा करके अब कितने हो जाएंगे, 200 चैनल तक उसको बढ़ाने की बात कही गई है। डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, अब ये बात कही गई है। 16 लाख नौकरी आत्मनिर्भर भारत व 60 लाख नौकरी मेक इन इंडिया में सृजित की जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत कितनी नौकरियों को लगाया गया है, 16 लाख, और 60 लाख नौकरियों किसके तहत दी जाएगी, मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब ये देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये क्या है, ये पहले
पिछले साल यहाँ स्टार्ट किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके तहत जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जो है वह जारी किए गए थे। तो ये पहले जो स्कीम जब लाई गई थी तो वहाँ यूटी में चालू की गई थी, तो अब ये बजट में इसका वापस से रिलेट किया है। क्यों? क्योंकि इसका जो विस्तार है वहाँ और जितने भी देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में इसका विस्तार किया जाना चाहिए, इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो अगर आपके क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लिख लो, उड़ीसा भारत का पहला ऐसा राज्य है उड़ीसा जिसने बिजू किसान कल्याण योजना बिजू योजना के माध्यम से क्या किया है, ये हेल्थ कार्ड जारी किए हैं, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी किए हैं। और अगर आ जाए राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा राजस्थान राज्य है। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, अब ये क्या है भाई, तो ये है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम कि जो कोविड जब चल रहा था तो आपको पता है ये बीच में अभी बहुत आया था कि भाई डिप्रेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। वैसे इसका मजाक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन बहुत ही भारी चीज़ होती है। तो उसके लिए जो लोग कोविड के दौरान जो जिनके शरीर पर, जो इनके मानसिक शरीर पर जो तनाव पड़ा है, तो उनके लिए भी यहाँ स्कीम लाई गई है नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो उनके लिए ये लाया गया है। फिर आता है केंद्रीय बजट 2022-23 में 5G मोबाइल सर्विस शुरू की जाएगी। तो इसमें ये है 2022-23 में क्या होगा, 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जो है वहां आएगी। इसका मतलब ये है ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों में जो भी पासपोर्ट, जिनके जो बाहर जाने वाले लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि पासपोर्ट गुमने का भय होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ई पासपोर्ट की सुविधा भी अब से स्टार्ट की जाएगी। बेहतर करेंसी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा भाई। तो बेहतर करेंसी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई जो है वहाँ क्या करेगा, डिजिटल करेंसी भी जारी कर रहा है। ग्रामीण कृषि क्षेत्र से संबंधित, हाँ, फिर वापस से एग्रीकल्चर का थोड़ा बता दिया है। नाबार्ड के जरिए कृषि के स्टार्टअप को फाइनेंस मिलेगा, ये थोड़ा अलग है, हाँ, ये इन्होंने मिक्स कर दिया है मेरी टीम ने। नाबार्ड के जरिए कृषि के स्टार्टअप को क्या दिया जाएगा, फाइनेंस दिया जाएगा, ठीक है। और गंगा किनारे, और इसमें क्या है कि गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, ये भी अलग है। ये 3 है एक्चुअल में, ये 3 लाइनें हैं कि नाबार्ड के जरिए कृषि का, अगर देखो कृषि में कोई भी स्टार्टअप यानी कि नया बिजनेस, अगर कृषि में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको फाइनेंस जो है वहाँ किसके जरिए दिया जाएगा, तो नाबार्ड के जरिए दिया जाएगा। नाबार्ड जो होती है वो क्या करती है, जो एग्रीकल्चर बैंक है, ठीक है। फिर गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। अब आपको पता है कि गंगा जो है वहाँ क्या हो रही है, दूषित हो रही है, क्योंकि उसके आस पड़ोस में लोग कचरा फेंक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो उस गंगा को बचाने के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का जितना भी दायरा होता है तो उसमें क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। प्रीमियम से 80 लाख नए घर बनाने की घोषणा, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक है कि 75 जो हमारी कमर्शियल बैंक जो हैं, 75 कमर्शियल बैंक जो हैं वहाँ क्या करेगी, अपने जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वहाँ 75 जिलों में स्टार्ट करेगी, ठीक है। आने वाले टाइम में जो 75 कमर्शियल बैंक्स जो होंगी वहाँ डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वहाँ 75 जिलों में स्टार्ट करेगी। तो आज का हमारा जो बजट सेशन है वह समाप्त होता है। आई होप यू लाइक इट। सो आने वाले एग्जाम में आप क्वेश्चन भी देखेंगे इससे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।